हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और अभी दिल्ली पुलिस में 5 महीने का लगभग समय बच चुका है, यानी कि लगभग नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी जून चल रहा है तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी मान लो या फिर मत मानो, लेकिन भी लगभग 4 महीने का या फिर 4 साढ़े 4 महीने का आपका समय बच रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि 4 महीने में क्या अपनी स्ट्रेटजी रखें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और किन चीज़ों पर कम ध्यान दें ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों की एक क्वेरीज ये भी थी कि अभी हमने बिल्कुल कुछ भी पढ़ा नहीं है, क्या अभी भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है और कौन सी गलतियों से आपको बचना है। और फिजिकल और मेडिकल के लिए आपको अलग से क्या करना है, क्या आपको फिजिकल अभी से तैयार कर देना है, इस वीडियो में इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो शुरू इस बात से करते हैं कि क्या आपका एग्ज़ाम आपने बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो देखिए, आपका अगर कुछ भी अभी नहीं हो रखा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा समय अगर अपनी पढ़ाई को देते हो तो अभी भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा, यानी कि आपको अपना 100% एफर्ट देना होगा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि इतने में आपका नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आपका इतने समय में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो पाना 4 महीने में बहुत मुश्किल है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, बहुत बड़ा सिलेबस है। लगता बहुत ईजी है, लेकिन इतने महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस समय में आप कम पढ़ाई करें लेकिन क्वालिटी वाली पढ़ाई करें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाली पढ़ाई पर ध्यान दें। आप इस तरीके से चेक करें कि आपके प्रीवियस ईयर में किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। जैसे जीएस का पार्ट है, जीएस में स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है, हिस्ट्री कम पूछा जाता है। अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप पॉलिटी हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल में कर लेंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप स्टैटिक कर लीजिए अगर आपको करना है, और जो मेन टॉपिक है उनको कर लीजिए और सब्जेक्ट से। और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनको कर लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर वाले पोर्शन में आपको 50 में से लगभग 45 प्लस मार्क्स लाने होंगे। और जीएस में आप अगर स्टैटिक अच्छा कर लोगे और कुछ और पार्ट कर लोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे और आप फाइट में रहोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए। तो ऐसी कुछ बात है। और अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी जिनकी तैयारी मतलब चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और अभी उनको क्या क्या एफर्ट लगाने चाहिए। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आप अभी रिवाइज हल्का फुल्का शुरू कर दीजिए। और मैथ्स के हो गया, रीजनिंग के हो गया, इनके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा। और जितना ज़्यादा एफर्ट हो सकता है ना, क्योंकि अब बस 3-4 महीने का टाइम, लगभग मान के चलिए 120-130 दिन का आपके पास टाइम है। और इस अगर 120 या 150 दिन का आप टाइम मान के चलिए, अगर आपने इन 150 दिनों में दबा के मेहनत कर दी तो आपको फिर एग्ज़ाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि आपका मतलब भविष्य ही चेंज होने जो हो जाएगा अगर आप इस समय को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल अपने लिए बनाओगे। अपना फुल 100% एफर्ट मारिए और तब जाके आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो मैथ्स में, रीजनिंग में और फिर कंप्यूटर में, इस वाले पोर्शन में आपको 50 में 45 प्लस स्कोर करना ही होगा। क्योंकि इस बार उम्मीद है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ऐसा हम कंफर्म तो बोल नहीं सकते, लेकिन 90% चांस है कि कट ऑफ जाएगी ज़्यादा। और अगर आपको 70 प्लस स्कोर करना ही होगा। पिछली बार फिजिकल की वजह से थोड़ा सा जो मार्क्स है, वो जो मेरिट है, वो थोड़ा कम चले गई थी। लेकिन अब की बार ऐसा पॉसिबल है, मुश्किल लग रहा है कि इस बार जो फिजिकल हो बिल्कुल एकदम 10-12 दिनों में हो जाए, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। और इसलिए आपके जो हाथ में भी है, आपको करना ये होगा कि आपको बढ़िया से पढ़ाई करके आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना होगा, ताकि आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और जीएस में आपको क्या क्या करना है, जीएस में आपको पॉलिटी हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस में बायोलॉजी होगी। इन चीज़ों को पहले का अगर आप कंप्लीट कर लो, और फिर हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। और फिर जो मतलब ज़्यादा लंबा मत खींचो अपना जो सिलेबस है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करनी है। ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इनमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको देखना है, सबसे पहले तो एक काम ये कर लो कि जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, अपना जो सिलेबस है, आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया, आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जो कंप्यूटर का सिलेबस है, और जो आपका जीएस का सिलेबस है,
और इस सिलेबस को आप जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप घर में पढ़ाई करते हो या फिर आप किसी टेबल पे बैठ के या फिर नीचे बैठ के जैसे भी पढ़ाई करते हो, सबसे पहले तो अपना आगे की जो दीवार है वहाँ पे अपना जो सिलेबस है वो चिपका दो, ताकि जो आप और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहिए तो उस पर अंडरलाइन करते रहो आप रेड पेन से या फिर ब्लू पेन से, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ये क्रूशियल टाइम है और आप फालतू चीज़ें पढ़ने में अपना समय बर्बाद कर दो। तो आपको फालतू चीज़ें भी नहीं पढ़नी है। और रीजनिंग के लिए आप जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और घड़ी वाला हो गया और कुछ मिसिंग नंबर वाला हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें इनको आप ज़्यादा रिवाइज करो। और जो सोच रहा है कि उसने अभी कुछ भी नहीं करा है, तो रीजनिंग में ये क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया और मिसिंग नंबर हो गया और भी जो मेन टॉपिक है, इनको अगर आप कंप्लीट कर लो तो तब जाके आप रीजनिंग में इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं कहूँगा कि अगर जिसने अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा है तो सबसे पहले आप ना जो सब्जेक्ट करोगे, जो टॉपिक करोगे मैथ्स में, तो वो मेंसुरेशन करना। अगर आपने अभी तक मेंसुरेशन नहीं करा है तो मेंसुरेशन जरूर से कर लेना। 2D भी और 3D भी कर लेना। 3D से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो 2D और 3D दोनों कर लेना आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब अगर आप आजकल सेक्शनल मॉक दे रहे होंगे, तो अगर आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो जो मैथ्स का जो फॉर्मूला वाली जो सीट है, फॉर्मूला के लिए एक पतली सी कॉपी बना दीजिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तब आप एक बढ़िया से रिवाइज कर पाओ। तो मैथ्स का हो गया, मैथ्स में बढ़िया से नोट्स बना लो। पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, लगभग अगस्त या फिर जुलाई तक अपना जो सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट कर लो। उसके बाद बस रिवीजन चाहिए होगा आपको। और मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर सवाल लगाने होंगे। उसके बाद एक बुक मंगा लो, कोई सी भी, या RWA की मंगा लो या फिर कोई भी बुक मंगा लो, ऐसा कुछ नहीं, RS अग्रवाल की मंगा लो, राकेश यादव सर की मंगा लो, गगन प्रताप सर की मंगा लो, किसी की भी मंगा लो, बुक कोई सी भी चलेगी, सब बुक अच्छी होती हैं। और SSC के अगर PYQ आप लगा सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि कैसा आपको जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो कैसे आने वाले हैं। तो मैथ्स में ये आपको करना है। जो सोच रहा है कि अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो मेन टॉपिक कर ले, सबसे पहले मेंसुरेशन जरूर से कर ले। और अपने मैथ्स में मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 50 मॉक तो आप लगा के जाइए जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो कम से कम आपके पास 50 जो मॉक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलेशन के लिए आप 20 या 30 तक के वर्ग हो सकता है, 30 या 50 तक के वर्ग याद कर लो, 20 तक के आप क्यूब याद कर लो और ट्रिपलेट याद कर लो, परसेंटेज की याद कर लो, परसेंटेज के कुछ शॉर्ट चीज़ें होती है जो परसेंटेज में, उनको याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़िया हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना, क्योंकि हमको लगता है शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रह पाती। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा होता है ना, अगर आपने वो समझ लिया वो सवाल, भले आप उसमें शॉर्ट ट्रिक ना लगाओ, तो आप उसको 1 सेकंड में चुटकी बजाते ही आप उस सवाल को कर लोगे। जैसे कि अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है माना बात, अगर आप जब सीख रहे हो तो उस सीखने के टाइम पर आपको वो सवाल बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा, लेकिन जब उसको आप मॉक में दे रहे होंगे या फिर जब आप उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, अलजेब्रा तो खैर है नहीं, लेकिन कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल चुटकी बजाते कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसका पता है, लेकिन आपकी स्पीड धीरे धीरे उसमें बढ़ जाएगी। तो आपको इस तरीके से मैथ्स में करना है। रीजनिंग में मैंने मेन टॉपिक बता दिए, इनको तो आपको करना ही है, मतलब इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और रीजनिंग में बस आप अगर मॉक भी लगाते रहो तो बहुत बढ़िया है। और जो रीजनिंग के जो नोट्स हैं आपके बस 4 या 5 पेज में सिमट जाने चाहिए। आपकी रीजनिंग इससे ज़्यादा नोट्स ना हो आपके, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और रिवाइज करने के लिए आपको अच्छा रहेगा इस चीज़ में। तो रीजनिंग में मिनिमम 50 मॉक रीजनिंग में आपको लगाने हैं। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में जो शिवम सर हैं RWA के, वो बेस्ट टीचर हैं अभी तक कंप्यूटर के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शिवम सर की आप क्लास देखिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा। और पहले तो क्लास कंप्लीट अगर आपने कर लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। MS वर्ड और MS एक्सेल को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर का भी स्कोर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं GS वाला पोर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 50 नंबर का वेटेज रखता है। आपने जो ये 3 सब्जेक्ट थे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और उसके बाद आपका हो गया कंप्यूटर, इसमें आपने 40 प्लस स्कोर 45 प्लस स्कोर तो कर लिया। अब आप GS में बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि आप 10 नंबर स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं। आपको 20, 25,
25 प्लस आपको मिनिमम करना होगा। और अगर आप 30 प्लस कर रहे हो स्कोर अगर मैथ्स में और आपका पीछे वाला पोर्शन अच्छा है तो आप 100% श्योरली आप सिलेक्शन ले रहे हो। तो आपको जीएस में अच्छा आपको करना है। स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। 15 से 17, 18, 20, 22 इतने क्वेश्चन स्टैटिक जीके के टपक जाता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा रोल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से करना है। और स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर से पढ़ लीजिएगा। और उनकी 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 34 वीडियो एक वाली और एक 45 वीडियो वाली। या तो प्लेलिस्ट कर लीजिएगा या तो कोई बुक से कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट से करोगे तो आपको क्या होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप करोगे। और बुक से क्या है, बुक में बहुत सारा मटेरियल है, इतना मटेरियल नहीं हो सकता, आदमी इतना याद कर ही नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जो यूट्यूब की वीडियोस आप पढ़ाई करो स्टैटिक जीके के लिए। क्योंकि स्टैटिक जीके में अगर नवीन सर आपको पढ़ा रहे हैं माना, तो वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो रिपीटेड ज़्यादा होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इससे आपका फ़ायदा होगा, आपको मतलब कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक पकड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगे और उतने मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे जो यूट्यूब पे कराए हुए होंगे, किसी भी टीचर ने करा रखे हैं। आप प्रैक्टिस सेट जरूर से कर लीजिएगा यूट्यूब से, अगर स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। या फिर चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आप खुद ही मॉक बना दो और खुद ही मॉक लगा दो। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसी कुछ बात है। और उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आपको पॉलिटी अच्छे से करना होगा। हिस्ट्री आप मेरे लगने से मैराथन से कर लीजिएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो आपको हिस्ट्री पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री और जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स आप कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भाई करंट अफेयर कैसे में करें, डेली करें, मंथली करें, कैसे करें, बुक लाएं। मेरी बात आप मानो, बुक लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये करो, मंथली करंट अफेयर पकड़ो। मंथली प्लेलिस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक के चैनल पे मिल जाएंगी। या फिर कोई भी आप जिस लैंग्वेज को समझते हो, इंग्लिश को, हिंदी को या फिर कोई और लैंग्वेज को, तो उस लैंग्वेज में आप क्या करो, पहले करंट अफेयर मंथली पढ़ो। डेली करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मंथली पढ़िए आपने। और उसके बाद डेली ऐसा करो, मंथली जो आपकी जो मतलब वीडियो होगी उसको डेली 10 मिनट 20 मिनट देखो। तो आपकी वो 6-7 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर रिवीजन भी करते रहोगे आप इस हिसाब से। और मंथली करने के बाद ये 2025 है, इसकी तो जनवरी से लेकर नवंबर तक की आप पूरी जो मंथली जो आपकी प्लेलिस्ट है जो करंट अफेयर की, उसको आप कर लोगे। तो इससे आपका जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, क्योंकि करंट अफेयर में क्या होता है, कभी कभी ना 5-5, 6-6 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेते हैं। लेकिन वो ऐसा मान के चलिए आपकी वो कोई भी नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई और कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन को और भी बंदे छोड़ देंगे। तो करंट अफेयर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सा छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप 4-4, 5-5 साल पुराना वाला करंट अफेयर पढ़ने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी साल का करंट अफेयर पढ़ना है। हो सकता है कि पिछले साल के 1-2 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ लो। तो ऐसा कुछ है। और करंट अफेयर हर महीने का करना है। उसके बाद कुमार गौरव सर एक क्लास कराएंगे जुलाई में या फिर बाद में, जब भी कराएंगे वो दिल्ली पुलिस से पहले एक मैराथन जरूर से कराएंगे। तो उस मैराथन को देख लेना। अगर आप कुमार गौरव सर नहीं कराते हैं तो कोई और टीचर साहब जो मैराथन है वो देख लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपके मंथली करंट अफेयर आपका पास हो जाएगा, आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा एक मैराथन हो जाएगी, तो फिर से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर का रोल भी अच्छा खासा है, 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और अवार्ड्स हो गए, गेम्स हो गए, इसका ओलंपिक का आयोजन नेक्स्ट कहाँ होगा ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। उसके बाद बात करते हैं, आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको मॉक कितने देने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, 60 दिन। 10 दिन का ब्रेक लेते हो तो मिनिमम 50 आपको फुल मॉक लगाने हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मॉक लगाना कि जो प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर है वो वाले मॉक आप ज़्यादा लगाना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने मॉक लगा लिए। सेक्शनल मॉक आप रीजनिंग और मैथ्स के लगाना। जीएस के मेरे लगने से अगर आप चाहो, आपकी मर्जी, आप जीएस के भी सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक भी लगाना। और उसके बाद फुल मॉक लगभग मिनिमम 50 अगर मॉक लगा के आप चाहोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और एनालिसिस, मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करिएगा। मुझे भी बहुत पहले पता नहीं था ये मॉक का एनालिसिस के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करूँ मैं भी और अपना बेस्ट एफर्ट करूँ। मतलब मैं सोचता हूँ अभी भी कि अगर मॉक आप दे रहे हो तो अच्छे से मॉक दो आप भी। और
मॉक देने के बाद बात आती है फिजिकल मेडिकल, इसमें आप क्या गलती ना करें। तो बात करते हैं फिजिकल की। अगर आप ओवरवेट हो और आपकी फिजिकल आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो मेरे लगने से आप अभी से हल्का फुल्का एक टाइम दौड़ना स्टार्ट कर दो, हल्का फुल्का अपना वेट घटाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत डाइटिंग कर लो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसा अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मतलब जब आप फिजिकल होगा। क्योंकि फिजिकल का ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपको पता हो कि तुरंत होगा या फिर 2-4 महीने बाद होगा, ऐसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको हल्का फुल्का अभी से फिजिकल लेके चलना होगा। कोई बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिनका फिजिकल अभी वीक होगा तो उनको करना होगा, लेकिन जिसका फिजिकल अगर अच्छा खासा है तो उसको अभी से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग नवंबर के जैसे उसने एग्ज़ाम दिया उसके बाद वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। लेकिन जो फिजिकली वीक है तो उनको अभी से करना होगा। हल्का फुल्का हफ्ते में 1-2 दिन लॉन्ग जंप कर लिया, 1-2 दिन हाई जंप कर लिया और डेली रनिंग कर ली, तो इतना इनफ है। अभी लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत बार हैमस्ट्रिंग खींच जाती है और चोट भी ला सकते हैं। तो जो फिजिकल है उसमें चोट बिल्कुल भी नहीं खानी है। और उसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। भैया ऐसा है कि जो कट ऑफ है वो अभी कोई भी नहीं बता सकता है कट ऑफ कितनी जाएगी। हो सकता है 80 जाए, हो सकता है 70 जाए, हो सकता है 60 ही चले जाए, लेकिन कट ऑफ एक भ्रम है मात्र। आपको बस ऐसा करना है कि 70 या 75 प्लस अपना टारगेट बना के चलना है। मतलब आपको मिनिमम 70 प्लस तो लाना ही लाना है, मतलब 70 प्लस तो आपको 100% लाना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा बहुत श्योर हो पाइएगा कि आपके फिजिकल की कट ऑफ में आपका नाम आ पाएगा। और फिर भी आप थोड़ा बहुत डाउट में रहो कि फाइनल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और 75 प्लस अगर आप ला देते हो तो वेल एंड गुड, आपका श्योर आप सिलेक्शन ले रहे हो तो ये बहुत बढ़िया से करिएगा। मतलब आप जो आपकी कट ऑफ है उसके पीछे मत भागिएगा, अपना बेस्ट एफर्ट मारेगा। और उसके बाद फिजिकल हो आपका हो गया। फिजिकल के बाद बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल की बात करते हैं तो, और मेडिकल से पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड चाहिए होगा और आपके जो छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है, मेरे पापा की नाम ख़राब है, मेरी मम्मी का नाम ख़राब है, मेरा नाम ख़राब है आधार कार्ड में, उनको से भाई ऐसे बिल्कुल भी डाउट में मत रहो आप लोग। आप ऐसा करो कि उन सब चीज़ों को आधार सेंटर में जाकर उनको सही करवा लो, तब जाके। ऐसा डाउट में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब आप डाउट में रहोगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे कि लाइसेंस अभी बनवाएं तब बनाएं, भाई बनवा दो अभी आप लोग, क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा ना तो उससे हमारे कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है और बाद में जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है अपने में। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल अभी तक तैयार कर लें। आई होप कि आपने तैयार कर लिए होंगे। जिसने तैयार नहीं करे वो जुलाई तक तो कंप्लीट बना ले, या फिर जुलाई से पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। बिल्कुल भी इसमें कोताही मत बरतना। मेरे साथ में एक बंदा था, मेरे मतलब जस्ट दूसरे ग्रुप में बंदा दौड़ा था, वो लाइसेंस में बाहर हो गया था। तो लाइसेंस वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। लाइसेंस के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डॉक्यूमेंट के बारे में प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मेडिकल के बारे में प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब चाहिए। भाई आपका जो फॉर्म भरते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जब आप फिजिकल में आपका नाम, ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है जब फिजिकल की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो जब फिजिकल की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप फिजिकल क्लियर करने के बाद सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, तब आपकी हाई जंप होगी, फिर आपकी हाइट, फिर आपके चेस्ट नापा जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर तब जाके आपको मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप ज़रूर से बना दीजिएगा। और जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लर्निंग वाला चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लर्निंग वाला चलेगा ही नहीं। मेरे से सेकंड ग्रुप में एक बंदा था, उसके बाद लर्निंग का लाइसेंस था तो वो बाहर हो गया था। बंदे के नंबर अच्छे खासे थे, 79 मार्क्स थे और वो लाइसेंस में बाहर हो गया था। तो लाइसेंस वाली गलती तो भाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आप आते हैं मेडिकल में। तो मेडिकल में देखो बहुत टफ मेडिकल तो यहाँ दिल्ली पुलिस का नहीं होता है, लेकिन आप कलर ब्लाइंडनेस हो गया, 6/6 हो गया, और किसी की अंगुली कटी है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा टूट फूट आपके शरीर में उड़ के, तो तब आपको दिक्कत होगी। नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मेडिकल में। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल में मैं बाहर हो ही जाऊंगा, तो मतलब आपको लग रहा है कि मेडिकल बहुत वीक है मेरा, या फिर कुछ चीज़ आपकी लग रहा है कि भाई मेडिकल नहीं होगा क्लियर, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये फालतू मेहनत होगी आपकी और फिर आपका लास्ट में आपको बाहर ही होना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को।
तो कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे लगने से तो कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट टूटता ही नहीं है, तो आप फालतू मेहनत कर रहे हो फिर। और जिसका 6/6 में दिक्कत है तो वो 6/6 में दिक्कत है तो लेजिक सर्जरी करा सकता है, मतलब ये रिस्क लेगा वो भी, क्योंकि लेजिक सर्जरी वैसे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार मेडिकल में बाहर होना ही है तो इससे अच्छा तो रिस्क ले लो, मतलब आप लेजिक सर्जरी कराने से आपके कुछ % चांस फिर भी रहेंगे कि आप मेडिकल में अंदर हो जाओ, तो लेजिक सर्जरी आप करा लेना। आपके अगर दांतों में दिक्कत है तो दांतों में आप RCT करा लो या फिर फिलिंग करा लो, और उसके बाद अगर कहीं पे कैप लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो कैप लगवा दो, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा मेडिकल में। और मेडिकल में आपको पॉइंट नहीं बनेगा। मेडिकल में अगर कुछ नोकनी की दिक्कत है, अगर कुछ और चीज़ दिक्कत है जो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गया और एक कैरी एंगल वाला पॉइंट हो गया, तो इन चीज़ों को आप एक्सरसाइज करते रहिए। इन चीज़ों की, किसी की उंगली टेढ़ी है तो उस पर लकड़ी बांध के उसको कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने दीजिए ताकि उस उंगली सीधी हो जाए, तो ये मेडिकल आपका ऐसे में क्लियर हो जाएगा। तो मेडिकल तक की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट बनता है, मैंने हर चीज़ पे एक टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। और उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो वही बनाएंगे जो आप चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।